महाराष्ट्र से आज के समय पे अगर महाराष्ट्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति आता है या गुजरात से कोई भी मेरे पास आता है तो 90% लोग मुंजा का विचार करके ही आते हैं। अब तक की मेरे शिष्यों के द्वारा जो शक्तियाँ देखी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डरावना, सबसे ज़्यादा भयानक जो रूप अब तक किसी शक्ति का दिखा है तो वो है तंत्र में बिना गुरु के चलना इम्पॉसिबल है, असंभव है। आप लोग लाभ की जगह पे हानि उठाएंगे ही उठाएंगे। ऐसे 108 पत्ते आप शिव जी को नित्य प्रति अर्पित करें। पूरे 30 दिन या तो सावन में ये साधना उठाएं या फागुन के महीने में आप ये साधना उठाएं। पूरे 30 दिन करें। 100 का 100, 100 का 100% आपको धन का लाभ मिलेगा और पूरे तरीके से मिलेगा। विद्या के जो मंत्र हैं वो ऑटोमेटिक तो सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि हमने पहले काफ़ी सारी बात करी है पॉडकास्ट में कि भूत क्या होते हैं, पिशाच क्या होते हैं, प्रेत आत्माएं कैसे काम करती हैं, जिन कैसे काम करते हैं, तो हमने इनके बारे में तो काफ़ी सारी बातें में जान लिया। लेकिन आज हम बात करते हैं एक गुरु और एक साधक के रिलेशनशिप की। कैसे गुरु बिना साधक अधूरा है। तो आज हमारे जो साथ में हैं वो है हरीश जी, जो एक तांत्रिक हैं हमारे तंत्र विज्ञान से। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश, मैं ठीक हूँ एकदम। सर, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, जिन कैसे काम करते हैं, पिशाचनियाँ, यक्षणियाँ। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक गुरु और एक साधक। इनके बीच में क्या तालमेल होना चाहिए? क्या एक साधक गुरु बिना पूरा हो पाएगा? तो आपका क्या कहना है? देखिए, गुरु और शिष्य जो हैं तंत्र की एक कसौटी है जिसमें एक साधक के पास, एक शिष्य के पास एक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। तंत्र में बिना गुरु के चलना इम्पॉसिबल है, असंभव है। आप लोग लाभ की जगह पे हानि उठाएंगे ही उठाएंगे। तंत्र में एक सक्षम गुरु होना चाहिए और ज्ञानी गुरु होना चाहिए, तभी आपकी जो यात्रा है वो सुखद रूप से पूर्ण होगी। तंत्र से आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा और आप अपने जीवन को उत्तरोत्तर ऊपर उठा पाएंगे। तंत्र में सबसे पहले जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है, जब एक गुरु अपने शिष्य को एक दीक्षा प्रदान करता है, जिसे दीक्षा देना बोला जाता है, वो एक इस तरह से है, दीक्षा का जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार के बाद एक जो शिष्य है वो पूर्णत्व को प्राप्त करता है, गुरु के मार्ग निर्देशन में साधनाएं करता है और उसकी साधनाएं पूर्ण होती हैं, फलवती होती हैं। तंत्र में क्या होता है कि अगर आपके पास एक पूरा गुरु है, उसके बाद आप कोई भी उस गुरु से मार्ग निर्देशन लेकर के तंत्र में आप कोई साधनाएं आप कर रहे हो तो उसमें आपको उसके बहुत अच्छे प्यारे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, शक्तियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। शक्तियों से कभी भी आपको बैड इफेक्ट एक गुरु के होने पर नहीं प्राप्त होगा। तो सर, ये दीक्षा क्या होती है और क्या एक साधक के जीवन में इसका कोई महत्व है? हाँ, देखिए, तंत्र में जिस तरीके से एक स्त्री का एक पुरुष के साथ में जब शादी का एक जो संबंध है जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है वो एक होता है, तब दोनों पति पत्नी कहलाते हैं। उसी तरीके से गुरु और शिष्य के बीच में एक दीक्षा संस्कार किया जाता है। दीक्षा संस्कार होने के बाद ही शिष्य शिष्य कहलाता है और गुरु गुरु कहलाता है। दीक्षा संस्कार होने के बाद में उसकी जो भी शक्तियाँ हैं, शिष्य के साथ कोई भी शक्ति यदि चल रही है, कोई भी काली चले, कोई भी भैरव चले, कोई भी यक्ष चले, कोई भी शक्ति अगर उसके पास पहले से है तो भी, या बाद में अगर कोई शिष्य उसको सिद्ध कर रहा है तो भी, वो जो शक्ति है गुरु के सामने नतमस्तक होती है। जिस तरीके से शिष्य अपने गुरु को भगवान मानता है, ईश्वर की तुलना अपने गुरु की करके चलता है, उसी तरीके से शक्तियाँ भी उसका आदेश मानती हैं और उस पर काम करती हैं। तो आपने अभी तक कई लोगों के इलाज किए अपने दीक्षा से या कह लीजिए अपने तंत्र से, तो कुछ ऐसे अनुभव जिन्होंने आपको चौंकाया हो? हाँ, देखो, ऐसे तो इलाज तो हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन कुछ इलाज हमें ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं, उनमें कुछ स्पेशल चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो बलियाँ दी जाती हैं शक्तियों को, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई तांत्रिक जब किसी के ऊपर कोई मूठ भेज देते हैं, कोई मारण की क्रियाएं भेज देते हैं और शक्ति वहाँ से बलि लेकर के आई है, तो वो जाते समय भी बलि ही लेती है। अच्छा। हाँ, बिना बलि के वो जाती ही नहीं है।
बलियों को लेकर के मेरे थोड़े से अलग से विचार हैं, और हो सकता है ये जो हमारे दर्शक हैं इनको शायद ये चीज़ें पसंद ना आएँ, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के ये चीज़ें हैं कि हमने छोटी-मोटी बलियाँ दे कर के व्यक्तियों के जीवन को, लोगों के जीवन को पूरे तरीके से बदला है या उन्हें ठीक किया है। हमारे पास एक केस आया था, जिस केस को हमने किया, उस केस में क्या था कि लगभग 35 साल से जो हमारा मरीज़ था वो 35 साल से पीड़ित था, लेडीज़ थी। 35 साल से उसके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई थी, वो आती थी, उसको परेशान कर रखा था, पूरा घर उसका बर्बाद कर रखा था। 35 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल सही। 35 साल बहुत ही ज़्यादा लंबा समय होता है, और उसमें उसने सारे डॉक्टर, सारे तांत्रिक, सारे मांत्रिकों, बहुत से लोगों को उसने दिखाया और वो ठीक नहीं हुई। बाद में जब वो केस हमारे पास आया तो हम उसके घर पर ही गए। घर पे जाके हमने शक्ति को बुलाया, उसको पूछा, तो शक्ति ने हमसे कहा कि मुझे ना एक बकरी का बच्चा चाहिए होता है बलि में, वो भी लगता है। तो उसने कहा कि हमें वो चाहिए, वो दोगे तो हम चले जाएंगे। तो हमने शक्ति के लिए उस बलि की व्यवस्था की, उसको हमने बलि प्रदान करवाई। दूसरे के थ्रू देते हैं हम लोग, खुद नहीं करते। तो उस बलि को हमने दिलवाया। बलि लेने के बाद वो लेडीज़ जो है आज तक पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो जो केस 35 साल में नहीं हो रहा था, उसका हमारा बलि का पूरा खर्चा मुश्किल से 1500 रुपये का हुआ था। तो 1500 रुपये में महज वो लेडीज़ पूरे तरीके से ठीक हो गई। ठीक है, अब लोग इसको किसी और तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो देखना है, मेरा जो मानना है कि मैंने अगर किसी की 35 साल पुरानी किसी परेशानी को किसी एक बलि से ठीक किया है, तो मेरे लिए वो ठीक रहता है। बलि में अगर कोई भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बलियाँ तभी दी जाती हैं जब कोई शक्ति किसी व्यक्ति को पीड़ित कर रखी हो, शक्ति स्वयं ही अपनी बलि मांगती हो, तो ही हम बलियाँ देते हैं। नॉर्मली हम बलियों का काम नहीं करते। सिद्धियों को सिद्ध करने में भी हम शक्तियों को बलि तब देते हैं जब कोई भी शक्ति आके प्रत्यक्ष होगी, वो अपने मुख से बलि मांगेगी, तो ही हम उसको बलि प्रदान करते हैं, अन्यथा हम बलि नहीं देते। सर, आपने मुंजा जो है वो काफी लोगों को, अपने शिष्यों को साधक करवाया होगा, उनको करवाया हाँ, होगा बहुत सिद्धि शिष्यों को उसकी। करवाया है मुंजा जो है। तो उनका क्या अनुभव रहा है, कुछ आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मुंजा का क्या रहता है कि महाराष्ट्र से आज के समय पे अगर महाराष्ट्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति आता है या गुजरात से कोई भी मेरे पास आता है, तो 90% लोग मुंजा का विचार करके ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्पेशल मुंजा करने के लिए आते हैं। अच्छा। मुंजा के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुंजा एक शक्ति होती है। महाराष्ट्र में और गुजरात में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके ही प्रेतों को ज़्यादातर मुंजा माना जाता है। अच्छा। लेकिन हम 2 तरह के मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को। एक मंत्र होता है जिससे छोटा बच्चा ही मुंजे के रूप में सिद्ध होता है, और एक जो हमारा मूल मंत्र है जिससे हम मुंजा सिद्ध करवाते हैं, उसमें लगभग 30-35 साल का व्यक्ति पूरा साक्षात व्यक्ति के रूप में मुंजा जो है सिद्ध होता है। पर वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मुंजा की साधना आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। पहली बात तो खास तौर से कोई अगर मुझसे मंत्र ले रहा हो, तो उसको इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होना चाहिए कि उसके अंदर डर ना हो। मुंजा सबसे ज़्यादा अब तक की मेरे शिष्यों के द्वारा जो शक्तियाँ देखी गई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डरावना, सबसे ज़्यादा भयानक जो रूप अब तक किसी शक्ति का दिखा है, तो वो है मुंजे का। अच्छा। मुंजे की साधना सबसे पहले हमारी एक साधिका ने सिद्ध की थी। सबसे पहली बार जब मुंजा किसी को सिद्ध हुआ था, तो वो हमारी एक साधिका थी, उसने उस मुंजे को सिद्ध किया था। अच्छा, एक फीमेल ने? हाँ, एक फीमेल ने। हमारे यहाँ साधिकाएं भी साधनाएं करती हैं, उनको भी हम लोग साधनाएं कराते हैं। हम बेसिकली लगभग सभी को करा देते हैं, बच्चों को भी हम लोग साधनाएं करवाते हैं जब सीखते हैं। तो उस जब साधिका ने हमारी ने जब साधना सिद्ध की थी, तो तीसरे दिन मुंजा उसके सामने प्रकट हुआ। तो मुंजा ना बहुत ज़्यादा डरावना, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था। उसका चेहरा पूरा कीड़ों से भरा हुआ था, जैसे एक कुत्ते के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उस तरीके से उसके पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पर कीड़े चले हुए थे। पूरी बॉडी में कटे हुए निशान थे जिनमें कीड़े पड़ रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रूप था। साधिका ने दूसरे दिन दोपहर में जब हमारी कॉल पर बातें हो रही थी, तो वो ये कह रही कि गुरुजी, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है, वो इतना गंदा है कि उसको उल्टियाँ हो रही थी। इस कदर उसका स्वरूप था पूरा। लेकिन साधिका ने चौथे दिन भी साधना की, 5वें दिन भी हमने साधना की, और उसको हमने वचन करवाए। शर्तें उसकी कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने बेसिकली उसको स्टॉप कर दिया। साधना को हमने पूरा वचनबद्ध नहीं करवाया, रोक दिया हमने, क्योंकि उसकी जो कुछ मांगें थी वो कुछ नाजायज़ मांगें थी। तो मुंजा बेसिकली बहुत ज़्यादा डरावना होता है
और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कर सब कुछ देता है, कार्यों को, सारे कार्यों को बहुत आसानी से कर देता है, चुटकी बजाते ही बहुत सारे काम सिद्ध कर देता है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो बहुत आसानी से कर देता है। ख़ास तौर से मुंजे को नोट बरसाने के लिए, नोट मंगाने के लिए सिद्ध किया जाता है, और मुंजा इस चीज़ में मास्टर भी है। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि नोट बरसाने के लिए बड़ी मुंजिया काम आता है। हाँ। तो ऐसे आजकल बहुत लोग हैं जिन्हें धन से रिलेटेड बड़ी परेशानी हाँ। है। धन आता नहीं है, धन आता है तो रुकता नहीं है लोगों हाँ, के बहुत सी पास। लोगों की परेशानियां हैं इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी सिंपल साधनाएं हैं या ऐसे कोई जर्नल मंत्र हैं हमारे जो ऑडियंस के लिए, जो वो रेगुलर में अपना कर सकते हैं और अपनी धन संपत्ति को बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि हमने अपने जो हमारी जो पुस्तकें हैं, उसमें हमने एक किताब को लिखा है लक्ष्मी तंत्र को। उस किताब को एक आम बेसिकली आदमी पढ़ सकता है। उस लक्ष्मी तंत्र में हमने बहुत सारे ऐसे सैकड़ों उपाय हमने दिए हैं, ऐसे सैकड़ों मंत्र, क्रियाएँ, विधियाएँ दी हैं, जिनको एक आम आदमी आराम से घर बैठ के कर सकता है। बेसिकली जैसे अभी ये सावन का महीना चल रहा है, इस समय शिव जी के 2 साधनाएँ हमने दी हैं, जो सावन के महीने में आराम से हो जाती हैं। एक साधना दी है जो फागुन के महीने में बहुत आसानी से हो जाती है। उन्हें, क्योंकि भगवान शिव की साधना है, तो इन्हें कोई भी आराम से व्यक्ति कर सकता है, कोई लेडीज़ कर सकती है, घर का कोई और सदस्य इसको कर सकता है। इसमें आपको भगवान शिव जी का पूजन करना होता है और इनका एक विशेष मंत्र होता है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। ये कोई भी आम आदमी कर सकता है। एक साधना है जो बेलपत्र होते हैं, बिल्व पत्र जिनको बोला जाता है, उनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा जाता है। अष्टगंध की स्याही बनाई जाती है और ओम नमः शिवाय लिख के शिव जी को अर्पित करते चलना है। ऐसे 108 पत्ते आप शिव जी को नित्य प्रति अर्पित करें। पूरे 30 दिन, या तो सावन में ये साधना उठाएं या फागुन के महीने में आप ये साधना उठाएं, पूरे 30 दिन करें। और 30 दिन करने पर आपको 100 का 100, 100 का 100% आपको धन का लाभ मिलेगा और पूरे तरीके से मिलेगा। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि शिव जी की एक साधना आपने जो बताई, आपने और भी बोला था कि 2 साधनाएँ हैं, तो और क्या-क्या तो साधनाएँ हैं? शिव जी के लिए एक और साधना होती है, उसे भी आप लोग कंटिन्यू 30 दिन के लिए उसे भी आप कर सकते हैं। वो भी बहुत प्यारी साधना है, मैंने खुद ने की हुई है। इसमें आप मिट्टी ला करके, अच्छी मिट्टी लानी पड़ेगी आपको। उस मिट्टी को आपको थोड़ा गीला करना है, गला देना है। गलाने के बाद आपको उसके छोटे-छोटे से, इतने छोटे-छोटे से, प्यारे-प्यारे से आपको 108 शिवलिंग बनाने हैं भगवान शिव के। और 108 शिवलिंग बनाने हैं, उनका नित्य आपको पूजन करना है। और एक-एक माला 108 मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के, या ओम नमः शिवाय धनम में देहि देहि शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का आप अगर 108 माला का नित्य प्रति जाप करते हैं, ये थोड़ा लंबा समय जाएगा, कोई साधक होगा वो कर पाएगा, आम आदमी भी कर सकता है, वैसे समस्या कुछ नहीं है। ये भी आपको प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करता है, धन का आपको लाभ देगा, आपके काम धंधे में बरकत देगा, आपका कोई बिजनेस ठप पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, या आपके ऊपर कोई कर्जा है, मान लीजिए आजकल लोग कर्जे से बहुत परेशान हैं, वो 100% इससे ख़त्म होगा ही होगा। बहुत ही दुर्लभ प्रयोग हैं, और ये दोनों ही साधनाएं मैंने अपने समय पे की हुई हैं और बहुत बार की हुई हैं, कई बार मैंने इनको रिपीट किया है। ओके। तो ऐसे और भी कई मंत्र हैं जो आप जर्नल हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? हाँ, ऐसे देखिए, ओम नमः शिवाय का एक बेसिकली मंत्र होता है जिसे आप लोग, एक आम आदमी आराम से कर लेता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है? लक्ष्मी जी के मंत्रों को हमने दे रखा है। हमारी लक्ष्मी तंत्र की जो बुक्स है उसमें 108 प्रयोग लगभग हमने दे रखे हैं, जो एक आम गृहस्थी कर सकता है। कोई तंत्र के खतरनाक प्रयोग नहीं है, धन संबंधित प्रयोग हैं, उसमें कर्जा खत्म करने के लिए भी प्रयोग हैं, और बहुत सारी साधनाएँ उसमें हैं। आप लोग वो बुक मंगा के आराम से उसको और पढ़ सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कितनी साधनाएँ करी हैं और आज के टाइम पे आप अलग-अलग साधनाएँ अपनी गुरु दीक्षा में दे रहे हैं, आपकी साधनाएँ। तो ऐसी कुछ साधनाओं के बारे में आप बताइए जो आप अभी सिखा रहे हैं या जो अब आने वाली हैं आपकी साधनाएँ? देखिए, अभी जो हमारा ये अगस्त का जो महीना आ रहा है, इसमें हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए सबसे जो तंत्र जो नया सीख रहा हो बंदा, या पुराना हो, या उसका कोई पहले से गुरु हो, आप हमारी सर्प विद्या आपको अवश्य लेनी चाहिए। हमारे पास जो 80% 70% हमारी जो ताकत है, जो शक्ति है, वो हमारी सर्प विद्या से है। सर्प विद्या के जो मंत्र हैं वो ऑटोमेटिक तो सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता, पहला फ़ायदा।
दूसरी चीज़ क्या है कि इन मंत्रों को केवल आपको याद करना है और याद करने से ये मंत्र अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सर्प विद्या में हमने बहुत तरह की चीज़ें, इसमें सांप काटने के मंत्र भी हैं, बिच्छू काटने को ठीक करने के मंत्र हैं, सांप काटने को ठीक करने के मंत्र हैं। इनके साथ-साथ इसमें लगभग लगभग बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो तांत्रिकों के या साधकों के या भक्तों के काम के हैं। जैसे किसी का भूत भगाना है, उसका इलाज करना है, उसका उतारा करना है, किसी भूत को मारना है या पीटना है। इस तरह के बहुत सी उसमें चमत्कारिक मंत्र भी दिए जाते हैं। अभी ये सर्प विद्या का जो समागम हमारा हो रहा है, ये साल में सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम रहता है और इसमें हिंदुस्तान से पूरे से या नेपाल से भी कुछ शिष्य मेरे पार्टिसिपेट करते हैं और बाहर से कुछ और 1-2 शिष्य आते हैं। वो शिष्य इस विद्या को लेने के लिए आते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम यही रहता है। ये 28 तारीख जो आ रही है अभी अगस्त के महीने में, इस दिन आप लोगों को यहाँ पे आना है और 29 और 30 तारीख का ये प्रोग्राम है। 30 तारीख को शाम को लोग यहाँ से लगभग चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, वो 31 को अपने नेक्स्ट डे चले जाते हैं। तो सर्प विद्या सभी के पास में होनी चाहिए। इसे मैंने अपने गिरीश गुरुजी से प्राप्त किया और बहुत ही अच्छा काम करती है। अच्छा, और कोई जो आपकी साधनाएं आ रही हों? इसके साथ में अभी हमारा जो शिविर है, उसी के साथ में ही हम लोग एक छत्तीसगढ़ की गुंजी विद्या को हमने अभी अभी निकाला है और इसी साल से हमने उसको देना स्टार्ट किया है। उसमें लगभग लगभग पहली साल में 50 मंत्र दिए जाएंगे, दूसरी में 50, तीसरी में 50, यानी टोटल 150 से ज़्यादा मंत्र हैं। वो भी हम साधकों को दे रहे हैं और वो भी साधक इसको करेंगे। इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दे रहे हैं। तो जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ आके ले सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनके लिए हम लोग ऑनलाइन में भी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। हम उनको ऑनलाइन में भी ये साधना दे रहे हैं। ओके, तो ये गूंजी विद्या है क्या? छत्तीसगढ़ में जो तंत्र चलता था, जो बिखरा हुआ पड़ा था, उसको हमने इकट्ठा किया। बेसिकली 3-4 साल मुझे इस मंत्रों को, क्रियाओं को इकट्ठा करने में लगे हैं और मैंने पूरे इन मंत्रों को ठीक से लिखा है। कुछ की भाषा ठीक नहीं थी, कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, कुछ विधियाँ ठीक नहीं थी। इन सबको मैंने ठीक से किया और छत्तीसगढ़ में चलने वाले तंत्र को इकट्ठा करके इसको मैंने छत्तीसगढ़ी के नाम से ही इसको दे रहा हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ की एक चलने वाली प्रचुर विद्या है जो ग्रामीण भाषा में आदिवासी लोगों के बीच में चलती है और बहुत ही अच्छा काम करती है, अचूक काम करती है। इसमें टोहनी दी जाती है, टोटका दिए जाते हैं और बहुत से ऐसे तंत्र मंत्र हैं जो ये दिए जाते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है। ओके, तो आपकी गूंजी विद्या और आपकी सर्प विद्या के अलावा भी कोई विद्या आ रही है अभी? हाँ, इसमें इसके बाद में हम लोग एक मार्केशी का शिविर और रखे हुए हैं। बेसिकली तो मार्केशी के बहुत सारे शिविर अब तक हो चुके हैं। मैंने मारण के बहुत सारे प्रयोग लोगों को सिखाए हैं। मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं लगभग हर चीज़ को सिखाता हूँ। तो मेरे यहाँ उच्चाटन, मारण, वशीकरण, षटकर्म, खटकर्म, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इन्हीं में से मारण की एक स्पेशल विद्या है जो ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है। ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते लेकिन ब्लैक मैजिक का ये एक हिस्सा है जिसमें मार्केश नाम के शैतान को बुला के उससे अपने काम लिए जाते हैं। तो मार्केसी से 4 काम आप आराम से कर लेते हैं। एक मारण का, किसी भी व्यक्ति को मार देना या किसी भी व्यक्ति को ठीक कर देना, किसी को बीमार कर देना और किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर देना। ये 4 काम उससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो इसका हमने कई बार शिविर लगा चुके हैं। ये मेरे जो दर्शक हैं, शिष्य हैं, उनकी सबसे पहली पसंद मारण में जो है मार्केस बना हुआ है। इसी का हम नेक्स्ट अब अगला शिविर जो 31 को ही अगस्त को लगा रहे हैं। यानी कि सर्प विद्या के साथ आप लोग सर्प विद्या, छत्तीसगढ़ की गुंजी विद्या और इसके साथ में आप इसका मार्केस की विद्या, ये तीनों विद्याओं को आप लोग एक साथ में ले सकते हैं। ओके, तो सर जैसे कि आपने कहा ये आपकी विद्याएं आ रही हैं, तो विद्या जब लेते हैं वो एक गुरु से दीक्षा ली जाती है, राइट? अगर कोई यही विद्या अपने से करना चाहे थ्रू फोटोज़ या थ्रू वीडियोज़, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, बुक्स में बहुत कुछ अवेलेबल है, आजकल हमारी मूवीज़ ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। तो अगर कोई किसी गुरु के बिना अगर कोई साधक करता है साधना, क्या उसका निवारण रहता है और क्या उसके नुकसान रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि तंत्र में बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। पूरे तरीके से हर व्यक्ति को ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि आज के समय में तंत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग बेसिकली जब किसी को शिष्य बनाते हैं तो हम एक पहले तो लीगली एक फार्म भरवाते हैं। फॉर्म फिल होने के बाद हम आपको पूरे 10 दिशाओं को साक्षी मान के ही आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी हम आपको गाइड करते हैं, तभी हम आपको साधनाएं क्रियाएं देते हैं। इसलिए मेरे कभी किसी शिष्य को कभी हानि नहीं होती, क्योंकि वो तन मन धन से हमसे जुड़ा रहता है और हमसे पूरी क्रियाएं सीखता है, साधनाएं सीखता है। हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं उस तरीके से। अगर बिना गाइडेंस के कोई आदमी अगर साधना कर रहा है,
मान लीजिए कि उसने किसी जिन्न की साधना की और वो जिन्न बिगड़ गया, तो उसको रोकेगा कौन? अगर उसके पास कोई गुरु ही नहीं है तो उसको रोकने वाला कोई होता ही नहीं है। जिन्न को भी किसी का डर नहीं होता। देखिए, ये शक्तियां हैं, ये सिर्फ एक ही शक्ति से डरती हैं और वो होता है गुरु। भूतों को, प्रेतों को, जिन्नों को, पिशाचों को केवल एक ही चीज से डर लगता है और वो होता है उसका गुरु। अच्छा। तो अगर गुरु ही तुम्हारे पास नहीं है तो शक्ति फिर आज़ाद है, वो तुम्हें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। पहली बात तो। दूसरी बात क्या होता है कि आप पूरे प्रॉपर गाइडेंस में नहीं होते, तो आप कुछ का कुछ पूछ लेते हैं। हो सकता है आपसे किसी का वचन गलत हो जाए, आप कुछ गलत वचन को ले लें, तो बिना गुरु के आप हो सकता है उसका नुकसान उठा बैठें। तो देखिए, बिना गुरु के साधना करने पे तंत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। एक साधक इससे पागल भी हो सकता है, और अगर पागल नहीं होता है, बच जाता है, तो हो सकता है और भी कोई उसके घर में दिक्कतें आ जाएं। अगर शक्ति ज़्यादा खतरनाक है तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। और भी तंत्र, मतलब बिना गुरु के करने पे आपको इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अगर गुरु आपके पास सपोर्ट में नहीं है। क्योंकि गुरु होने पे क्या होता है कि आपको बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, आप तुरंत ही फ़ोन करोगे, आप पूछोगे कि हे गुरुदेव मेरी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरु आपको गाइडेंस दे देंगे, गुरु आपको शक्ति से बचा देंगे। ठीक है ना? तो ऐसा कई बार होता है कि बिना गुरु के साधना करने पर मेरे पास कई लोग आए हैं, बिना गुरु के साधना की और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुए, और हमने फिर उनको ठीक किया, हमने उनको सारा सेटलमेंट किया। अभी मैंने आपको बताया था पिछले जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था उसमें, कि एक पिता पुत्र हमारे पास आए थे, उसने भी शक्ति को सिद्ध किया और उसको भी हमने ठीक किया, विसर्जन करवाया शक्ति का। तो इस तरीके से शक्तियाँ आती हैं, बिना गुरु के आपको साधनाएँ नहीं करनी चाहिए। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कितने नुकसान हो सकते हैं, तो ऐसा कभी आपने देखा है कि जिसने बिना गुरु के साधना करी हो, किसी आपके साधक ने या किसी अनदर लोग पर्सन ने, और उसने उस चीज़ का नुकसान उठाया हो, तो ऐसा कोई अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहें? देखिए, इस तरीके से बहुत सी शक्तियाँ लोगों के पास में आ जाती हैं। कभी कभी शक्ति ऑटोमेटिकली व्यक्ति के पास आ जाती है। उस समय भी ये होता है कि उसको सीधे किसी गुरु से मिलना चाहिए और शक्ति को चलाना सीखना चाहिए। ज़्यादातर महाराष्ट्र में और गुजरात में ये ज़्यादातर लोगों के पास शक्तियाँ कुछ लोगों के पास ऑटोमेटिकली आई होती हैं। कुछ लोगों का क्या रहता है कि किसी गुरु ने उसको साधना करवा दी, तो उसने मेहनत नहीं की, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया, उसके पास कोई शक्ति सिद्ध हो गई, तो भी अगर वो गुरु का मान सम्मान नहीं रख पाता है, गुरु का सम्मान नहीं कर पाता है, तो भी शक्ति उसके पास से चली जाती है या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। मेरे पास में बहुत समय हो गया, गुजरात का एक लड़का आया था, उसको उसके गुरु ने कोई शक्ति सिद्ध करवाई थी और उसने उस शक्ति से बहुत सारा धन भी मंगवाया था। वो नोट लाती थी शक्ति जो है, तो नोट भी मंगवाए थे। फिर उसके बाद में उसने उस शक्ति के साथ में उन दोनों का, साधक का और शक्ति का, किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो वो बेसिकली एक ऐसा कड़ा था जिस कड़े में वो शक्ति सिद्ध हुई थी, आसन लिया था, उसने उस कड़े को निकाल के किसी गटर में फेंक दिया। हाँ, उसके बाद में उसका सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा जब उसका काफ़ी नुकसान हो गया, तब वो मेरे पास में आया था। मेरे पास आया, बैठा और बोला कि गुरु मेरी कोई शक्ति थी और वो अभी ऐसे करके मुझे परेशान कर रही है। उसने पूरी बात नहीं बताई कि उसने एक्चुअली क्या किया हुआ है। तो हमने क्या किया कि उस शक्ति का आह्वान किया, शक्ति का हमारा आह्वान किया। वो शक्ति कई सालों से नहीं आई थी उसके पास, पर हमारे आह्वान पे वो उसके पास आई। आने के बाद में शक्ति ने बोला कि भाई मैं आ तो गया हूँ, बता तुझे क्या पूछना है। तो मैंने कहा कि महाराज आप इसको क्यों परेशान कर रहे हो, क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई। अच्छा, मैं नॉर्मली इसको बात कर रहा था, पर शक्ति जो है बहुत गुस्से में थी और उसने सीधा मुझसे कहा कि भाई तुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने कहा मुझे क्या पता तू कहाँ से आया है, तू बता तू कहाँ पे है। तो बोला कि मैं गटर में पड़ा हुआ हूँ। मैं बड़ा चौंक गया, मैंने कहा क्यों, गटर में क्या कर रहा। तो वो बोला कि भाई इसने मुझे गटर में फेंक रखा है। तो फिर उस लड़के से मैंने पूछा बाद में कि, मैंने कहा भाई क्या हुआ था। तो बोला कि अरे गुरुजी किसी बात को लेके ऐसी मेरी खटपट हो गई थी, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने वो कड़ा निकाल के फेंक दिया। कड़े में शक्ति का स्थान था, तो शक्ति उसी में चली गई। अब क्या है कि उसकी गुरु नहीं है, गुरु नहीं है तो शक्तियाँ क्या है कि कोई गाइड कौन करे। बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ों पे साधक उग्र हो जाते हैं, कभी कभी साधना भी, कभी कोई शक्ति भी, कभी कुछ हो जाती है छोटी मोटी बातें बातचीत में। तो शक्ति उसकी चली गई। अब शक्ति ने जो उसको धन दिया, दौलत दिया, वो सब उसने नुकसान करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने शक्ति को मनाया, बोला, शक्ति ने हमें कुछ उपाय बताए कि आप ये काम करवाइए, इसके बाद में मैं ठीक से रहूँगी। तो शक्ति में इस तरह से जब वो शिष्य गया था,
ठीक किया हमने सारा उसका, और भी पूरा प्रोसेस होता है इलाज करने का। पूरा करने के बाद उसको ठीक किया। शक्ति जो इधर से गई, इधर से जाने के बाद ही उसने नोट लाने उसके लिए शुरू कर दिए। वापस से वो अपना नोट मंगा लेता है शक्ति से और आ जाते हैं। बस अब बड़ी पेमेंट नहीं आती है। तो ऐसी कौन कौन सी साधनाएं हैं जिसमें गुरु अपने शिष्य की रक्षा करते हैं? ऐसी तो लगभग सभी साधनाएं हैं। ऐसी कोई साधना ही नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है जो अपने शिष्य की मतलब मदद ना करे या उनकी हेल्प ना करे। बहुत तरह की साधनाएं हैं, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गुरु हेल्प करते हैं। देखिए बेसिकली क्या रहता है कि कोई भी गुरु जो है लोगों की हर तरह के तंत्र में, हर तरह की विद्या में, हर तरह की साधनाओं में हेल्प करते हैं। और रक्षा का जो काम है, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली हुई है तो गुरु चौबीसों घंटे आपकी रक्षा करता है। मैं खुद कभी भी, बहुत से मेरे शिष्य हैं जो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमने आपको याद किया और आप हमारे सामने साक्षात, यानी कि पूरी तरह से प्रत्यक्ष होकर के मैं उनके पास प्रकट हुआ और उनको गाइडेंस दिए, उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। ऐसा बहुत शिष्यों का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि स्वप्न में आया, नहीं, साधना के दौरान प्रत्यक्ष होकर के, फेस टू फेस प्रत्यक्ष होकर के ही मैंने उनको शक्तियों के बारे में, उनको विधि विधान, जो क्रियाएं, कुछ भूल चूकें जो हो रही होती हैं, कुछ क्रियाएं बिगड़ रही हैं, उनको रोकने के लिए बहुत से लोगों को मैंने गाइड किया है। वैसे नॉर्मली जैसे कोई भी आप संस्थानिक साधना कर रहे हैं, आप कोई तामसिक साधना कर रहे हैं, आप कोई भूत की, प्रेत की या पैशाचिक साधना अगर आप कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको गुरु के होते हुए भी बिना गुरु आज्ञा के नहीं करनी है। एक आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है प्रत्येक चीज़ों का, कि आपको कोई भी ऐसी साधना जो पैशाचिक है या डरावनी है या संस्थानिक साधना है, वो साधना आपको बिना गुरु के आदेश लिए बिना करनी ही नहीं है। वैसे तो कोई भी साधना बिना गुरु का आदेश लिए नहीं करनी है। गुरु का हुक्म होना, गुरु का आदेश होना, कि गुरु आपसे बोल दे कि ठीक है आप ये प्रेत साधना करो, ये लाइन बोलना गुरु का बहुत जरूरी है, आदेश बहुत जरूरी है। तो आपके जीवन का क्या अनुभव रहा है अपने गुरु के साथ? देखिए मेरे गुरुजी जो हैं वो बहुत सारे, मैंने कई सारे गुरु बनाए हैं अपने जीवन में, तंत्र यात्रा में, जिसमें से एक स्वतंत्र गिरी महाराज थे जिन्होंने मुझे यक्षिणी वगैरह अप्सराओं की इनकी साधनाएं सिद्ध करवाई। वही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे मेरे जीवन में कि जब मैं अप्सराओं के लिए या साधनाओं की तलाश में गुरु के लिए घूम रहा था, तो मैंने जब लोगों से मैं पूछता था कि अप्सराएं होती हैं, तो लोग उस समय बेसिकली हंसते थे। अभी तो क्या है कि ये यूट्यूब आया हुआ है, तो इससे बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी पता है अप्सराओं के बारे में, यक्षिणियों के बारे में। अभी जो शिष्य आते हैं उनको बहुत सारी नॉलेज है, पहले से ही हो रखी होती हैं। अब सही है गलत है वो अलग चीज़ है, लेकिन होती हैं। हमारे समय पे इतनी कोई नॉलेज लोगों को नहीं होती थी, तो बड़े बड़े जो गुरु थे वो भी बोल देते थे कि अरे अप्सरा करेगा, अप्सराओं से तो विश्वामित्र जैसा जो ऋषि था वो भी पागल हो गया या वो भी डिस्टर्ब हो गया और उसकी भी साधना भंग हो गई। बहुत सी लोग हमें बातें बताते थे, और ये बातें मुझे कई लोगों ने बताई जो अच्छे अपने लेवल के गुरु थे। तो मुझे कभी कभी मुझे भी लगता था कि पता नहीं क्या होता है। शुरुआती बातें ही नहीं, उस समय जब मेरी मुलाकात स्वतंत्र गिरी महाराज से हुई थी, उन्होंने मुझे फर्स्ट में बताया था कि हाँ अप्सराएं भी होती हैं, वो सिद्ध भी होती हैं, यक्षिणियाँ भी होती हैं, वो भी सिद्ध होती हैं, और उन्होंने उनको सिद्ध भी करवाया। उनके ही मार्गदर्शन में मैंने ये जो दैवीयों की साधना है, इतर योनियों में से बहुत सी साधनाएं मैंने संपन्न की, और अघोर के बारे में भी उन्होंने मुझे बहुत जानकारियाँ दी तंत्र की। सबसे मेरे इन चीज़ों के, बड़ी शक्तियों के, वही मेरे सबसे मेन गुरु रहे। इसके बाद हमारे जो सर्प विद्या के जो हैं, जिन्होंने मुझे सर्प विद्या दी, वो ग्रीस गुरु जी थे। मैं आपको एक बार का वाक्य बता दूं कि एक बार मैं अपने गुरुजी से, स्वतंत्र गिरी महाराज जी से, मैंने एक बार उनसे पूछा था कि महाराज मुझे एक यक्षिणी करनी थी स्पेशली, वो नाम नहीं बता सकता। तो मैंने उनसे यक्षिणी के बारे में पूछा कि गुरुजी मुझे आप उस यक्षिणी के बारे में विधि विधान दीजिए, मुझे वो सिद्ध करनी है। तो गुरुजी ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया और सीधा उन्होंने कहा था कि भाई बेटा तू गंगा जी कब का गया है नहाने। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा समय हो गया। तो बोला कि तुम इस अमावस्या को गंगा जी जाना। तो फिर बात आई गई हो गई। फिर हम गुरुजी का आदेश लेकर के अपने अगले अमावस्या को जो है हम गंगा जी नहाने के लिए चले गए। वो बात वहीं रह गई। गंगा जी हमने नहाए धोए, वहाँ हमारे एक संत से और बातचीतें हो गई, मिल जाते हैं जैसे नहाते समय। तो संत थे, उनसे हमारी बातें हो गई। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई कैसे आए गंगा जी नहाने के लिए। तो हमने उनसे बेसिकली बोल दिया कि भाई गुरुजी का आदेश था और हमारी इस यक्षिणी की टॉपिक पे बातें चल रही थी, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ गंगा जी नहा लो। तो उस संत ने हमसे कहा कि भाई बेटा इस यक्षिणी की साधना की जो विधि है ना, वो तो मैं ही बता दूंगा तुझे। तो मैंने कहा महाराज आप बता दो। तो उन संत ने मुझे वो पूरी विधि कंप्लीट लिखा दी। तो मुझे क्या लगा है कि गुरुजी को पता है कि उन्हें वो विधि डायरेक्टली नहीं देनी है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं से दिलवानी है, ठीक है ना।
तो गुरु जो तुम्हें आदेश दे रहा है, गुरु क्या कह रहा है, उन्हें क्या भविष्य दिख रहा है, गुरु के कहने पर कभी कोई सवाल नहीं उठने हैं। गुरु का जो वचन है वो वचन है, गुरु के हर वचन की आपको सिर्फ आंख बंद करके भरोसा करना है, गुरु के हर शब्द का आपको भरोसा करना है। और ऐसे सिद्ध गुरुओं के सानिध्य में रह के आपको साधनाएं भी मिलती हैं और सिद्धियां भी बहुत अच्छे से प्राप्त होती हैं। ओके, तो सर अब मैं आपसे एक कंसेप्ट और पूछूंगी। आजकल मैंने बहुत सारे, जब हम रिसर्च वर्क करते हैं या जब हम वीडियोस देखते हैं, नई नई बातें के बारे में ढूंढते हैं, जानकारी चाहते हैं, जब मुझे बेसिकली आपके साथ बैठना होता है तो मैं बहुत सारी वीडियोस देख के बैठती हूँ। तो आजकल मैंने बड़ा नया कॉन्सेप्ट देखा है मयंक का। तो वो क्या है, वहाँ के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, अलग अलग वीडियो ने अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं। तो आज मुझे आप क्लियर करिए, हमारी ऑडियंस को क्लियर करिए कि वहाँ का क्या सच है। देखिए, मयंक बहुत ही जादुई नगरी के रूप में इस दुनिया में फैला हुआ है और बेसिकली तंत्र की शुरुआत जो लोग बताते हैं कि मयंक से हुई है। और हमारे शास्त्रों में भी गुरु गोरखनाथ से भी मयंक को जोड़ा हुआ है। त्रिया राज्य, जैसे स्त्री राज्य बोला जाता था, गुरु मच्छिंद्र नाथ के समय से, गोरखनाथ के समय से उस क्षेत्र को जोड़ा गया है। लेकिन एक्चुअली में वो काल, वो जो समय था, कब था वो किसी को नहीं पता है। कभी रहा होगा सैकड़ों हजारों साल पहले। अभी हम लोगों का क्या है कि अभी हम पिछले 2 साल पहले मयंक गए थे। हमारा कामाख्या जाना हुआ, हमने कामाख्या में अपना अप्सरा शिविर और कामाख्या साधना शिविर लगाए थे। तो लगभग 20-25 शिष्य मेरे साथ में थे। हम सब ने अपना सोचा कि चलो आज मयंक घूम के आते हैं। टाइम था, दिन में हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम लोग मयंक गए घूमने के लिए। आसाम जो है, आसाम के अंदर कामाख्या है, कामाख्या से बहुत दूर जाकर के आपको मयंक मिलता है। मयंक एक छोटा सा गांव कभी बताया जाता है, कोई कबीला, जहां कभी स्त्रियां रहती थीं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर वहां पहुंच गया गलती से या जानबूझ करके, तो वो उसको तोता बना लेती थी, मुर्गा बना लेती थी, उसको बकरा बना करके वो वहीं पर रख लेती थी। अच्छा। मयंक के बारे में सबसे ज्यादा जो अफवाह उड़ी हुई है, उसी से लोगों को डर है। आज भी बहुत लोग मयंक जाने से डरते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बीच में वहां एक नदी बहती है, उस नदी को पार करने का मतलब है कि कोई भी हमको शायद हो सकता है तोता या मैना बना दे। तो वहां जो है कॉन्सेप्ट इस तरीके से फैला पड़ा है। तो अभी जब हम अपने शिष्यों के साथ जब हम वहां पहुंचे, गुवाहाटी से जब हम लोग मयंक पहुंचे, तो वहां घूमने पर हमें पता चला कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो त्रिया राज्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें से बहुत से बुजुर्गों से हमने वार्तालाप किया, बहुत से लोगों से हमने सवाल जवाब किए। तो वहाँ आज की स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ के आज जो लोग हैं मूल निवासी, वो कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते, वो कोई क्रिया नहीं करते। आज के समय पे जो यूट्यूबर्स जो मयंक के बारे में हल्ला मचा रहे हैं, ये या तो वहाँ पर गए नहीं हैं, या गए हैं तो ये सारा पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं। आज मयंक में कुछ भी नहीं है। आज वहाँ इतने हालात खराब हैं कि अगर किसी को नॉर्मल भूत लग जाए तो उस भूत को उतारने वाला वहाँ पे कोई तांत्रिक मौजूद नहीं है। मयंक में घुसते ही घुसते उस रोड से जब हम उतरते हैं तो वहाँ पे एक परचूने की छोटी सी एक दुकान है। वहीं पर एक व्यक्ति रहता है जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ जानता है और वही लोगों को गुमराह करता रहता है, बताता रहता है लोगों के बारे में। उनसे भी हमने वार्तालाप किए। वो बस मिला नहीं था वहाँ पर, उस दिन कहीं बाहर गया हुआ था। बस उसी को ही थोड़ी सी पूजा पाठ आती है, बाकी का और जो लेडीजें थी या पूरा था। तो वहाँ के जो बुजुर्गों से हमने जब पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया कि कभी किसी समय लगभग 400-500 साल पहले कभी कुछ यहाँ कोई कबीला रहा होगा। अभी वो पूरी तरीके से ख़त्म है। अभी उसकी कोई भी शाखा, कोई भी प्रशाखा वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मयंक में आज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही आज वहाँ पे कोई तोता बनाता है, ना ही वहाँ पे कोई मैना बनाता है। वहाँ पूरा एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। वहाँ पर लोग वैसी आम जिंदगी जी रहे हैं जैसे यहाँ दिल्ली में जी रहे हैं, मथुरा में जी रहे हैं, आगरा में जी रहे हैं। नॉर्मल लाइफ है वहाँ पर है। वहाँ अब कोई तंत्र का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई भी घूमने जाता है तो वहाँ जा सकता है। आज मयंक को लेके जितने यूट्यूबर्स हैं या जो भी बहुत सी चीज़ें लोग बताते हैं उनके बारे में, वो या तो वहाँ गए नहीं हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। दो ही बातें सीधी सीधी। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं मयंक में पहुंचा और जब मुझे वहाँ की सच्चाई पता चली कि वहाँ पर कोई भी विद्या नहीं फैलती है, वहाँ आज कोई विद्या बांटने वाला नहीं है,
उस दिन मुझे अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हुआ था, उस दिन मुझे बड़ा गर्व हुआ था कि मैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी विद्या, जिसे हम सर्प विद्या कहते हैं, उस थाती को मैंने संभाल रखा है। ऐसा माना जाता है कि ये विद्या मयोंग से होती हुई बंगाल पहुंची थी किसी समय पर, और हजारों साल पहले से, सैकड़ों साल पहले ये बंगाल से यहाँ मथुरा में आई। मथुरा से ये हमारे गुरुजनों को प्राप्त हुई, जिनसे ये विद्या को हमने पाया। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं एक बहुत प्राचीन विद्या का मालिक हूँ, जिसे मैं आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को बांट रहा हूँ, जो बहुत से चमत्कारिक कार्य तुरंत ही कर देती है। ओके, तो सर जैसे कि आपने कहा कि स्त्रियां पुरुषों को तोता बना सकती हैं, मैना बना देती हैं, कोई भी जानवर जंतु बना देती हैं, तो क्या और भी कोई ऐसी विद्याएं होती हैं जिनसे ये सब पॉसिबल है? देखिए, मैंने बताया ना, छत्तीसगढ़ वहाँ जो ये जो तंत्र की जो विद्याएं हैं, हमारी एक सर्प विद्या है। इस सर्प विद्या के अंतर्गत ये मयोंग से ही निकली हुई विद्या बताते हैं इसको। ये मयोंग से ही मतलब पहुंची बंगाल, बंगाल से ही विद्या, ये जादू टोने के रूप में सबसे ज़्यादा बंगाल भी इस चीज़ के लिए फेमस इसी विद्या से रहा है। तो सर्प विद्या बेसिकली में, इसमें भी बहुत सारे जादू चमत्कारिक काम हैं। इसके बाद में एक विद्या है जो अभी हमने छत्तीसगढ़ की दी है। उस विद्या के अंदर भी ये तोते बनाने वाले मंत्र हैं। उसके अंदर बेसिकली बहुत से हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको सिद्ध कर लेता है तो हो सकता है आज के समय में भी वो क्रियाएं हो सकें। अच्छा, पॉसिबल है? हाँ, बहुत सी चीज़ें तंत्र में पॉसिबल हो सकती हैं। बहुत सी चीज़ों को बस ये है कि इनको सिद्ध करने वाले साधक चाहिए, पूरे प्रैक्टिकल करने वाले लोग चाहिए, जो इस पर मेहनत अच्छे से कर पाएँ, तो उन लोगों को ये विद्याएँ आराम से सिद्ध हो जाती हैं। हम छत्तीसगढ़ की जो विद्या है, उसमें तीसरी साल में हम ये सारे मंत्र आप लोगों को प्रदान करेंगे, जिनके ऊपर आप लोग मेहनत करके इन विद्याओं को आप लोग देख सकते हैं कि कितना काम कर रही हैं या कितना काम नहीं कर रही। तो सर आज हमें तो बहुत मज़ा आया। ये सेशन जितना हम खींचते जाएंगे, जितना मैं आपसे जानती जाऊंगी, आई गेस मेरे लिए उतना बहुत कम रहेगा। मैं और अंदर अगर हम डीप में चले गए तो शायद ये जो टाइम टेन्योर है पॉडकास्ट का वो बहुत कम पड़ जाएगा। तो ऐसे ही हम और भी सारे पॉडकास्ट लाते रहेंगे आपके साथ, और भी इन चीज़ों के बारे में, आपकी साधनाओं के बारे में, आपकी सिद्धियों के बारे में जानते रहेंगे। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम कमेंट सेक्शन से ही दे सकते हैं, तो आप वो हमें बताइए। प्लस अगर आपकी कोई पर्सनल परेशानी है तो सर ने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप उन्हें डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एंड ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के बारे में अगर आपको हमें सजेशंस देने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम उन टॉपिक्स को लेके नए पॉडकास्ट में और भी सर से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ एन अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू।